बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे बोर्ड बूस्टर क्लास 10 हिंदी के बैच में। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक बहुत ही कंफ्यूजन भरा टॉपिक जिसमें आप सब लोग आज तक कंफ्यूज होते आए हो। लिटरेचर हम लोग लर्न कर जाते हैं, ग्रामर हम लोग समझ जाते हैं, राइटिंग स्किल हम बनाना सीखेंगे, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसका कोई भी फ़ायदा, या कह सकते हो कि ऐसा कोई भी श्योरिटी नहीं होती, फ़ायदा तो नहीं कह सकते लेकिन कोई भी श्योरिटी नहीं होती है हमारे पेपर में, वो होती है हमारी कॉम्प्रिहेंशन। यानी हमारे पेपर का पहला ही सेक्शन ए। अब देखा जाए ना बच्चों, तो ये ऐसा सेक्शन होता है हमारे पेपर का जिसमें हमारे लिए स्कोर करना आसान भी है और साथ ही साथ मुश्किल भी है। आसान क्यों? बिकॉज अगर तो आपको ट्रिक पता है, अगर तो आपको पता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे करोगे, तो बहुत आसानी से इसको क्रैक कर जाओगे, आंसर सही निकाल जाओगे। लेकिन मान लो कि आपको पता ही नहीं अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करना है, आंसर ढूंढते रह जाओगे, आंसर मिलेगा नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगी, नंबर कटवा लोगे और बेचारे फिर रोते रह जाओगे। तो यही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें या तो आपके पेपर के नंबर की परसेंटेज बढ़ेगी या आपके पेपर की परसेंटेज घटेगी। अब क्या होता है बच्चों जनरली कॉम्प्रिहेंशन में, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में ना आप लोगों को दो पैसेज दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? आप लोगों को दो पैसेजेस दिए जाते हैं और आपको उन दो पैसेजेस में से पढ़ के उनके अकॉर्डिंग आंसर देने होते हैं। पहले के जो पैसेज थे ना बच्चों, उसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। डायरेक्ट आंसर का मतलब क्या होता था कि आप लोगों को जो लाइन लिखती थी, क्वेश्चन आपके पैराग्राफ में लिखी होती थी, वही लाइन आप यूज़ करके अपने आंसर में डाल के अपनी स्टेटमेंट को बना लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आपको आते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैम कहाँ से क्वेश्चन का पार्ट उठाएं और कैसे करें। अब स्पेशली मैम हम तो हिंदी मीडियम के हैं, वैसे ही हमें लगता है कि हमसे इंग्लिश नहीं हो पाएगी, हमें लगता है कि इंग्लिश को हम नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें? क्योंकि हमें तो मैम जहां वर्ड दिखता है कि ये वर्ड क्वेश्चन में भी था, ये वर्ड हमारे आंसर में भी है, तो वही सेम हम ऊपर से लेके इस फुल स्टॉप से लेकर इस फुल स्टॉप तक पूरा चेप आते हैं। टीचर हमें नंबर देती है 0/0, नंबर हमारे आते नहीं, हम क्या करें? तो उसी परेशानी को बच्चों आज हम लोग हल करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि अगर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास और समझ लेंगे सबसे पहले हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अब क्योंकि ये आप लोगों के पेपर में आने वाला है और इसमें हमारे शॉर्ट आंसर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? शॉर्ट आंसर्स होते हैं। शॉर्ट आंसर्स दो तरीके में आएंगे, या तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दे देंगे जिसमें आपको 1 मार्कर के हिसाब से स्टेटमेंट लिखनी होती है, या आपको वो लोग MCQ क्वेश्चन दे देंगे। मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए ना तो ये ज़्यादा आसान होते हैं एज़ कम्पेयर टू ये। उसका रीज़न ये कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके आप इसमें आधा नंबर तो ले जाओगे, लेकिन इसमें गलत हो गया तो पूरा ही कट जाता है। तो मगर पेपर में उन्होंने बोला है कि आपके पेपर के अंदर क्या होगा, आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 मार्कर 2 मार्कर वाले होने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। तो वो सारे 1 मार्कर्स और 2 मार्कर्स आप लोगों को कहाँ मिलेंगे? ये आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में ही मिलेंगे। अब कॉम्प्रिहेंशंस को कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आ जाते हैं हमारे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स के कुछ कॉलम के ऊपर और समझ लेते हैं कि अगर हम लोग हमारे पेपर में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? देखो, सबसे पहला पॉइंट, आपको पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कितना टाइम मिलता है? आप लोगों को अपना पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बच्चों कितना टाइम मिलता है? आपको मिलता है 3.15 आवर। आपको 3.25 घंटा मिलता है अपने पेपर को पूरा करने के लिए। 3.25 घंटा है ना, जिसमें से 15 मिनट आप लोगों का रीडिंग टाइम होता है। तो सबसे पहली बात जो बच्चे आप सब लोग ध्यान रखोगे, पेपर में अनसीन पैसेज को रीडिंग टाइम में ही पढ़ लेना है, ठीक है? मार्क नहीं करोगे, मानते हैं कॉपी में, क्वेश्चन पेपर में रीडिंग टाइम में अनसीन पैसेज को पढ़ो सबसे पहले। अब अनसीन पैसेज को जब पढ़ने की बात आती है ना, तो हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? हम पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम लोग पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे पैराग्राफ, और पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चंस। तो मेरा मानना ये है, ये गलती मत करना। पहले पढ़ना क्वेश्चन, फिर पढ़ना पैराग्राफ। पहला क्वेश्चन फिर पैराग्राफ। उसका क्या रीजन है? पेपर में जनरली जो आंसर होता है ना बच्चों, वो क्रोनोलॉजी में होता है।
क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजी का मतलब ये है कि पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पहले पैराग्राफ में मिलने के चांसेस, सेकंड पैराग्राफ में मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो आंसर आप वहीं से ही ढूंढ के वहीं से ही आंसर निकाल सकते हो। तो सबसे इजी ट्रिक आपको जो याद रखनी है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर पैराग्राफ पढ़ना है। मानो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, पहले क्वेश्चन को पढ़ के पहला पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ, आंसर वहीं पे मिल जाएगा। अब वो ढूंढोगे कैसे? उसके लिए आपके क्वेश्चन में ना बच्चे एक कीवर्ड लिखा होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा कीवर्ड होगा, वो कीवर्ड अपने क्वेश्चन में पकड़ लो और इस कीवर्ड को यहाँ पे रख के पैराग्राफ पढ़ने आ जाओ। अब आपको जो लाइन मिलेगी ना बच्चों पेपर के अंदर, वो अब आपको डायरेक्ट नहीं मिलने वाली, डायरेक्ट कट गया, डायरेक्ट नहीं देंगे। डायरेक्ट नहीं देंगे तो क्या आएगी? आपको आएगी पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब है उसी चीज को घुमा कर लिखा होगा, उसी चीज को क्या करा होगा? उसी चीज को घुमा कर लिखा होगा। अगर आप ये पहचान जाते हो कि वह घुमा कर क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, मान लो आपको थीम पूछ ली जा रही है, आपको थीम पूछी गई है, ठीक है, आपको थीम पूछी गई है पैरा की, आपको टाइटल पूछा गया है पैरा का, क्वेश्चन आपको सबसे पहले दिया जाएगा ये वाला, लेकिन इनको आंसर लास्ट में करना। उसका रीजन ये कि आंसर इन लास्ट, उसका रीजन क्या? बिकॉज जब आप पूरा पैराग्राफ बाकी आंसर्स को ढूंढने के लिए पढ़ लोगे ना, तो आपको वापस से दूसरी बार पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने हर आंसर के लिए कुछ पार्ट ऑफ पैराग्राफ पढ़ा, सारे पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ खत्म हो गए आपके, अब पूरा पढ़ने के बाद आपको कुछ तो समझ में आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसका थीम या उसका टाइटल चूज कर सकते हो। जो क्वेश्चन नहीं आता लीव इट, जो क्वेश्चन नहीं आता लीव इट, उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दोज क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि अभी नहीं कर सकता, लग रहा है नहीं मिल रहा आंसर, छोड़ दो, छोड़ दो उसको, वहां पे आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो, पेपर खत्म हो जाएगा, टाइम बचता है तो वापस उस सेक्शन पे आना, उस आंसर को ढूंढना। नहीं भी मिलता आंसर, नहीं मिलता, बिल्कुल ऐसा है कि मैम समझ में ही नहीं आ रहा, कीवर्ड तो मिल रहा होगा ना आंसर में, कहीं कहीं ना कहीं कुछ तो सिमिलर पॉइंट लिखा होगा, कुछ तो ऐसी बात लिखी होगी ना जो आंसर से कहीं ना कहीं से मैच करती होगी। राइट इट, राइट नियर अबाउट पॉइंट्स। आपको जो लगता है कि अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, नियर अबाउट पॉइंट्स लिख दो, तो कम से कम क्या होगा? मान लो आपको टीचर पूरा नंबर नहीं देती, एक नंबर नहीं देती, उस क्वेश्चन का आधा नंबर तो दे देगी, तो यहां से आपके नंबर कटेंगे नहीं। ट्रिक क्या याद रखनी है? पहला क्वेश्चन फिर पैराग्राफ, फिर क्वेश्चन फिर पैराग्राफ, थीम और टाइटल के आंसर लास्ट में। पहले 15 मिनट जो पेपर में मिलते हैं उसे रीडिंग टाइम का सदुपयोग करो और उसमें अपने क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढो। एक सजेशन जो मेरा आप लोगों को रहेगा वो है टाइम प्रैक्टिस। आप लोग ना कोशिश करो कि आप लोग 15 मिनट का टाइम मिल रहा है ना आपको पेपर के अंदर, तो कोशिश करो कि पहले 15 मिनट के अंदर ही आप लोगों का जो सवाल है वो खत्म हो जाए। मतलब पहले 15 मिनट में आप अपने 10 नंबर तो पक्के कर ही लो। अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो, जितनी घर पे प्रैक्टिस करोगे कॉम्प्रिहेंशन की, उतनी आप लोगों की रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। रीडिंग स्पीड को बढ़ाओ, द मोमेंट यू गोइंग टू हैव अ गुड रीडिंग स्पीड, आप जल्दी से आंसर ढूंढ सकते हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको ना पैराग्राफ को स्किम करना आना चाहिए, पैराग्राफ में से ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालना आना चाहिए। अगर आपको वो काम आता है, इफ यू नो कि आपको पैराग्राफ में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कहाँ से लाना है, कहाँ से ढूंढना है, तो आप लोग इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया बच्चों? यू नीड नॉट गेट कंफ्यूज इन दोज केसेस जहाँ पर आपको लगता है कि मैम समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? ये सबसे पहला काम आप लोगों को यही करना है। दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड चीज़ आप लोग ये करोगे। तीसरा, इस चीज़ का ध्यान, ये तो लास्ट में होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। और टाइम प्रैक्टिस ये मस्ट है, ये आप लोगों को करनी है। करोगे तो ही कुछ कर पाओगे, तो ही अनसीन पैसेजेस के सवालों को सॉल्व कर पाओगे, क्रैक कर पाओगे। अब कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पैराग्राफ है जो कि कुछ 2-3 पेजेस में बटा हुआ है। हमारे पास 4 पेजेस का पैराग्राफ है। पहला सवाल देख लो, आंसर भूल जाओ, आंसर मत पढ़ना, पहला सवाल देख लो। How was Eleanor Roosevelt's personality in contrast with what she became? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यानी हमारे क्वेश्चन में कहीं पे एलेनोर रूजवेल्ट की बात होगी।
उसकी पर्सनालिटी इन कॉन्ट्रास्ट यानी ऑपोजिट है और फ्रॉम दैट थिंग जो वो बन गई। यानी हमें कुछ ऐसा पॉइंट उसके आंसर के अंदर ढूंढना होगा, पैराग्राफ में कुछ ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जहां पर हमें ये पता है कि वो बनना मतलब उसका पर्सनालिटी कुछ और थी लेकिन वो बन कुछ और गई। तो अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहला पैराग्राफ के आसपास ही मिल जाएगा। यानी हमें क्या ढूंढना है, एलेनोर रूजवेल्ट की पर्सनालिटी इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट शी बिकेम, जो वो थी से वो क्या बन गई। आ जाओ पैराग्राफ देखो। Few guessed that this quiet, parentless girl grew up in North City would one day become the first lady of United States. Even fewer thought she would become an author and lecturer, woman much admired and loved by people throughout the world. Anna Eleanor Roosevelt. नाम मिल गया, देखो नाम मिल गया। यानी अब हम यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। Wealthy but troubled parent who both died, born Anna Eleanor Roosevelt in 1884 to wealthy but troubled parent who both died when she was young. Roosevelt was cared by her grandmother and sent to school in England. In 1905, she married her distant cousin Franklin Delano Roosevelt. She and her husband had 6 children. Although they were wealthy, her life was not easy and suffered several personal tragedies. Her second son dies when he was a baby. In 1921, her strong athletic husband was stricken up with polio, which left him physically disabled for life. देखो क्वेश्चन देखो, फिर पैराग्राफ का मतलब भी समझाती हूँ। एलेनोर की पर्सनालिटी कैसे ऑपोजिट बन गई और व्हाट शी हैड ट्राइड टू बी। ठीक है, अब ये देखो एलेनोर बचपन में कैसी थी लेकिन आगे वो क्या बनी, यहाँ पर रहा उसका आंसर। देखो एलेनोर क्या है, वो कहते हैं ये बहुत ही कम लोग गैस कर सकते हैं कि पेरेंटलेस गर्ल, एक ऐसी लड़की जिसके बचपन में माँ बाप नहीं थे। किसके नहीं थे, एलेनोर रूजवेल्ट के बचपन में माँ बाप नहीं थे। ग्रोइंग अप इन न्यूयॉर्क सिटी वुड वन डे बिकम द फर्स्ट लेडी, यानी यहीं से आंसर मिल गया। एक ऐसी लड़की जो बचपन में चुप थी, जिसके पेरेंट्स नहीं थे, हु डिड नॉट हैव पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स नहीं थे बचपन में ही, ट्रबल्ड पेरेंट्स, कुछ परेशानी थी उसके पेरेंट्स को, किसी को भी नहीं, जो दोनों बहुत जल्दी मर गए थे, किसी को भी नहीं पता था कि वो फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बनेगी, और किसी को ये भी नहीं पता था कि वो एक ऑथर और लेक्चरर बनेगी। एंड शी विल बी मच एडमायर्ड एंड लव्ड बाय पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हम लोग आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, एक बार मैं आंसर आपको खुद बना के दिखा देती हूँ, फिर आप लोग बुक हम उसके आंसर को पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि एलेनोर रूजवेल्ट, क्वेश्चन आप लोगों का था, ये रहा क्वेश्चन देखो, हाउ वाज एलेनोर रूजवेल्ट्स पर्सनालिटी इन कंट्रास्ट विद व्हाट शी बिकेम। उसकी जो पर्सनालिटी थी वो कैसे कंट्रास्ट में है और व्हाट शी बिकेम। अब ये देखो यहाँ पर उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पॉइंट दिए गए हैं तीसरे पैराग्राफ में। एलेनोर रूजवेल्ट वॉज अ रिमार्केबल वुमेन। अब हमें क्या पता लग रहा है कि बड़े होकर वो एक बड़ी समझदार औरत बनी। हु हैड ग्रेट इंटेलिजेंस एंड ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, जो बड़ी इंटेलिजेंट थी और ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर था। शी नेवर लेट थिंग्स गेट हर डाउन, उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के आगे हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हस्बैंड का ध्यान रखा, टू गुड हेल्थ, एनकरेज्ड हिम टू रिमेन इन पॉलिटिक्स, और फिर उसके बाद उसने गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क को हेल्प किया 1933 में, दैट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ तक में अब बस इतने में ही हमें हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाना चाहिए, चौथे पैराग्राफ में हम नहीं जाएंगे। तो आ जाओ, हम लोग थे यहाँ पे ना, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हाउ वाज एलेनोर्स पर्सनालिटी इन कंट्रास्ट विद व्हाट शी बिकेम। अब हम यहाँ पे क्या बताएंगे, अब हम ऐसे बता सकते हैं इस आंसर को कि अब देखो बचपन में वो कैसी थी, व्हाट शी बिकेम यानी बचपन में कैसी थी और अब कैसी है, उसमें हमें कंट्रास्ट करना है, राइट। तो आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे एलेनोर रूजवेल्ट वॉज अ पुअर, क्या थी, पेरेंटलेस गर्ल। वो क्या थी, एक पुअर थी, पेरेंटलेस गर्ल थी। एंड नोबडी थॉट, और किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो क्या बनेगी। एंड शी वुड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए। एंड नोबडी थॉट दैट शी वुड बिकम व्हाट, फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए। ठीक है, ये भी दो मान लो, 2 नंबर का आंसर है। अब इसके बाद ये देखो लाइन इसके अंदर और क्या लिखी है, वो एक ऑथर बनी, एक लेक्चरर बनी, उसने लोगों को हेल्प किया। यहाँ से हम इसमें क्या पॉइंट उठा सकते हैं, उसने अपने हस्बैंड की हेल्प करी, उसे वो इंटेलिजेंट थी, ट्रिमेंडस स्ट्रेंथ थी उसमें, उसने हस्बैंड की हेल्प करी उसे वापस हेल्दी होने में। इसमें हम क्या बता सकते हैं, शी वॉज admired by
एडमायर का मतलब है पसंद करते थे लोग. शी वॉज लव्ड बाय पीपल अराउंड हर, लोग उसको बड़ा पसंद करते थे, उसके आसपास वाले. पीपल दैट वर यू नो पीपल, शी वॉज एडमायर्ड बाय पीपल अराउंड हर. उसके बाद हस्बैंड वाला पॉइंट, शी हेल्प्ड हर हस्बैंड टू गेन गुड हेल्थ. तो यहाँ पे ये 3 लाइनों में हमारा आंसर डन हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, बस हमारा क्वेश्चन क्या था कि बचपन में वो कैसी थी और बाद में वो कैसी बनी, ऐसा हमें इसमें बताना था, डिफरेंस बताना था. एलेनोर रूजवेल्ट एक पुअर पेरेंटलेस गर्ल थी, वो गरीब और एक पेरेंटलेस गर्ल थी. एंड किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए बनेगी. लोग उसे बहुत पसंद करते थे जब वो बड़ी हो गई, और उसने अपने हस्बैंड की भी हेल्प करी इन गेनिंग गुड हेल्थ. यानी बचपन में वो पेरेंटलेस लड़की थी और बड़े होकर उसको यहाँ पर इस तरीके से उसके पेरेंट्स ने उसको एक अच्छी रिकॉग्निशन मिली. तो देखो पहले वो कैसी थी, इसका आधा नंबर अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, और अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इस 2 नंबर का है तो इसमें पूरे 1 नंबर. और यहाँ पे सेकंड पॉइंट की वो कैसी बन गई, यहाँ से लेके यहाँ तक में आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा, और इस तरीके से 2 नंबर आप लोगों के क्वेश्चन के पूरे हो जाएंगे. सॉरी. तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन तो आपको पहले 2 पैराग्राफ्स में उसके आंसर मिलने के पूरे चांसेस हैं. हर जगह से कुछ पॉइंट उठाओ, ऐसा नहीं करना. अगर आप लोग पता है क्या गलती करते हो, आप लोग लिख कर आओगे, अभी पूरा पैराग्राफ चेपाओगे आंसर के अंदर, वो आधा नंबर देकर जाएगा. क्यों? बिकॉज आंसर तो उसके बाद भी है ना. तो जहां से आपको लगता है ना कि जो पॉइंट आप अपने आंसर में डाल सकते हो डाल दो. नोबडी कैन डिडक्ट योर मार्क्स फ्रॉम देयर. अब एक बार ओरिजिनल आंसर पढ़ लेते हैं. वो कहते हैं Eleanor Roosevelt की personality as a quiet lost girl and ending a disabled husband is a quiet contrast to the one visited by the prisons and hospitals. It brought goodwill and reassurance in the hungry and jobless people as well as in the American soldiers in the camp all over the world. ये point को अभी हम लोग आगे करेंगे, but apart from that अगर देखा जाए कि बचपन में वो कैसी थी, हमने एक अलग क्वेश्चन किया है, बचपन में वो कैसी थी से लेकर बड़ी होकर वो कैसे हुई, it was completely different. अब इस क्वेश्चन में वो लोग बताते हैं उसकी पर्सनालिटी में क्या डिफरेंस था. आ जाओ एक बार ये देखो. हाँ, she then helped while her husband was the president. She took great interest in the affairs of the country. जब तक उसके हस्बैंड प्रेसिडेंट थे उसने बड़ा ध्यान रखा कंट्री के अफेयर्स के अंदर. जब she became her husband's legs and eyes, क्योंकि उसके हस्बैंड की भी तबीयत खराब थी, तो जैसे बचपन में उसके पेरेंट्स की हालत खराब थी, आगे जाके उसके हस्बैंड की हालत खराब हो गई, तो वो अपने हस्बैंड के लेग्स एंड आईज के फॉर्म में काम करती थी. विच मीन्स जो उसके हस्बैंड को उसकी तरफ से हेल्प चाहिए होती थी, शी यूज्ड टू हेल्प हिम. She visited prisons and hospital. She went into mines. वो अपने हस्बैंड के साथ कभी प्रिजन जा रही है, कभी जेल जाती थी देखने लोगों को, कभी हॉस्पिटल्स जाती थी लोगों को देखने, माइंस में खदानों में जाती थी उनके साथ. इन द स्कैफोल्डिंग्स एंड इनटू फैक्ट्रीज, छोटे छोटे जगहों पे जहाँ पर मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वहाँ जाती थी, उनके साथ फैक्ट्रीज में जाती थी. रूजवेल्ट वॉज टायरलेस एंड डेयरिंग. वो ऐसा मान लो कि वो थकती नहीं थी और बहुत ज़्यादा डेयरिंग थी. During the depression, she traveled all over the country, bringing goodwill, reassurance and help to poor without food and job. और वो क्या करती थी जब वो ट्रैवल करती थी ना एक जगह से दूसरी जगह में, तो लोगों को रीअश्योरेंस देते हुए, लोगों को ये चीज़ सिखाते हुए कि आई एम देयर टू हेल्प यू. जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए मैं हूँ, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज. इस तरीके से वो लोगों को प्रोत्साहन देते हुए उनकी मदद करते हुए आगे बढ़ती थी. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 वो अमेरिकन सोल्जर्स को भी मिलती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. यूनाइटेड स्टेट्स ने कभी भी ऐसी फर्स्ट लेडी नहीं देखी थी. रूजवेल्ट केप्ट इन टच विद द अमेरिकन पीपल थ्रू डेली न्यूज़पेपर कॉलम कॉल्ड माई डे. और उसके बाद वो लोगों से उनके रोज़मर्रा की बातें भी करती थी इस न्यूज़पेपर कॉलम माई डे के द्वारा. शी ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो, यानी कुछ रेडियो ट्रांसमिशन से की हुई चीज़, रेडियो ट्रांसमिशन से अगर जो भी चीज़ आगे पब्लिश कराई जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्ट करना ऑन द रेडियो. और लेक्चर्स देती थी बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट लेडी. तो यहाँ पर हमारा पैराग्राफ डन हो गया. वही एलेनोर रूजवेल्ट की पर्सनैलिटी कैसी थी और जैसे वो बन गई थी. शुरुआत उन्होंने कैसे करी थी, वो अपने हस्बैंड का ध्यान रखने के लिए उन्होंने काम शुरू किया था. यानी उनका हस्बैंड जब बीमार थे तो उनकी आईज और लेग्स बन के उनका काम वो करती थी. हर हस्बैंड्स आईज एंड लेग्स. लेकिन जब वो बड़ी हुई, उनके हस्बैंड थोड़े ठीक हुए, उसके बाद उन्होंने क्या किया,
उन्होंने लोगों को प्रिजन्स में, हॉस्पिटल्स में जाकर मिलना शुरू किया, उनको रीअश्योरेंस देनी शुरू करी कि आप भूखे हो, जॉबलेस हो, कोई नहीं, मैं आपका काम करूंगी। एंड इवन शी वेंट टू द अमेरिकन सोल्जर्स कैंप। तो यानी यहाँ पर वो एक सबमिसिव पर्सनालिटी से, यानी एक दबी हुई पर्सनालिटी से, आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, वो एक सबमिसिव पर्सनालिटी से एक क्या बन गई, डोमिनेंट पर्सनालिटी बन गई। यानी अभी तक वो अपने हस्बैंड के नाम का काम कर रही थी और वो इतनी अच्छी थी कि अब वो अपने नाम का काम कर रही थी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द फर्स्ट लेडी, what else did she have to have the credit for? तो वो कहते हैं कि उसके अलावा फर्स्ट लेडी तो वो थी ही, उसके अलावा उन्हें और किस चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है। अब देखो, वो फर्स्ट लेडी तो थी, यानी प्रेसिडेंट की वाइफ तो थी, उसके अलावा वो और किस चीज़ के लिए जानी जाती हैं। तो आ जाओ यहाँ पर, ये देखो, while her husband was the president, she took great interest in the affairs of the country। ठीक है, she visited prisons and hospitals। यानी वो कहने को तो फर्स्ट लेडी थी, यानी प्रेसिडेंट की वाइफ थी, लेकिन उसके अलावा उनके खुद की लाइफ में उन्होंने क्या अच्छा किया था, वो प्रिजन्स में जाती थी, वो हॉस्पिटल्स में जाती थी और लोगों से मिलती थी, उनकी बातों को समझती थी। तो यानी वही वो कह रहे हैं ना कि फर्स्ट लेडी के अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने विजिट किया प्रिजन्स को और हॉस्पिटल्स को, माइंस में जाती थी, फैक्ट्रीज में जाती थी और लोगों से मिलती थी। ये देखो, she paid visits to prisons and hospitals। लाइन लिखी हुई है ना, while she was the first lady of the president, यानी जब तक वो उनकी वाइफ थी उसके अलावा वो ये काम करती थी। वही सेम आंसर पूछ रहे हैं, फर्स्ट लेडी होने के अलावा, वहाँ उन्होंने while दिया है या उन्होंने अपार्ट फ्रॉम दिया है, वर्ड सेम है, बस आंसर ट्विस्ट कर दिया। तो वो पूछते हैं वो क्या करती थी, वो मेक शिफ्ट कॉटेजेस में, जिन्हें हम स्कैफोल्डिंग्स कहते हैं, आप लोग चाहो तो एग्जैक्ट वर्ड भी उठा के लिख सकते हो, स्कैफोल्डिंग्स में जाती थी, एंड फैक्ट्रीज एंड स्टडीड द पोजीशन ऑफ द पर्सन्स देयर, और वहाँ पर जाकर उनको एनकरेज करती थी, एनकरेज्ड, और एक और वर्ड आप लिख सकते हो, एनकरेज्ड दी जॉबलेस एंड हंग्री, और उसके बाद उन गरीब लोगों को जो जॉबलेस थे और भूखे थे उनकी भी मदद करती थी। What challenges did she face in her personal life but remained unfazed? उनकी खुद की जिंदगी में क्या परेशानियां थी लेकिन उनसे वह बिल्कुल भी unfazed रही, यानी unaffected रही। तो अब देखो, इसका आंसर हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, हमने ऑप्शन आई थिंक पैराग्राफ 3 में पढ़ा था, यहीं पे था, ये रहा। Eleanor Roosevelt was a remarkable woman. She had great intelligence and tremendous strength of character. She never let her things down. यानी यहाँ पर उनका moral down होने की बात हो रही है। She nursed her husband back into good health and encouraged him to remain in politics. उसने अपने husband की मदद करी थी उनको वापस healthy होने में। और देखो यहाँ पर और क्या देख सकते हैं, she traveled all over the world bringing goodwill, reassurance to help people with food and jobs। और देख सकते हैं इस पैराग्राफ में कहीं से, हाँ ये रहा, ये देखो, उनकी पर्सनल ट्रेजेडी क्या थी उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या इश्यूज हो रहे थे बच्चों। हर सेकंड सन डाइज, उनका सेकंड बेटा मर जाता है। उनकी लाइफ की ट्रेजेडी क्या थी, उनका सेकंड बेटा मर जाता है जब वो बच्चा था। और 1921 हर स्ट्रॉन्ग एथलेटिक हस्बैंड, उन्हें भी पोलियो हो गया था। तो ये उनकी लाइफ के पर्सनल ट्रेजेडीज हैं जो हमारे आंसर के अंदर हमें दिए हुए हैं। और उनके हस्बैंड भी फिजिकली डिसेबल हो गए थे पूरी जिंदगी के लिए, यानी वो अपाहिज हो गए थे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, ऐसे क्या चैलेंजेस थे उनकी ज़िंदगी में। अब बताओ चैलेंजेस क्या थे। एक तो उनका बेटे की डेथ हो गई थी और दूसरा उनके हस्बैंड जो एथलेटिक्स में थे उनको पोलियो हो गया था। The challenges that she faced in her personal life was the death of her second son, किसमें, 1921 में, and her husband जिनको पोलियो हो गया था और वो फिजिकली डिसेबल्ड हो गए थे लाइफ के लिए। तो वो लाइन एग्जैक्ट देखो मिली हुई थी जहाँ पर आपको दिख रहा है ना पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस यानी प्रॉब्लम्स। और अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा तो ये आपको दिख रहे होंगे ना कि ये उनके प्रॉब्लम्स थे, ये रहे उनके प्रॉब्लम्स कि उनके स्ट्रॉन्ग, एक तो उनका बेटा मर गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है वेल्दी शी सफर्ड विद सेवरल पर्सनल ट्रेजेडीज। पर्सनल ट्रेजेडीज यानी पर्सनल चैलेंजेस। पर्सनल चैलेंजेस क्या थे कि एक तो उनका बेटा मरा गया था 1921 में और फिर उनके हस्बैंड को पोलियो हो गया था। तो देखो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन के अंदर से कुछ कुछ पॉइंट्स उठा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को बना सकते हो। एलेनोर वाज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन हु हेल्प्ड हर हस्बैंड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। कैसे, उसमें उन लोगों ने नेक्स्ट पैराग्राफ में ये भी लिखा हुआ था कि उसने उन्हें एनकरेज किया था कि आप पॉलिटिक्स में रहो, उनको एनकरेजमेंट दी। वो गवर्नर बने न्यूयॉर्क के और फिर वहाँ से ही वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी बन गए। ये रही वो लाइन, एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है ये तो।
ये रहा, she nursed her husband back to good health and encouraged him to remain in politics. लिख सकते हो, as it is लिख दो. She then helped him to become the governor of New York in 1933 and the president of United States. Exact line लिखी हुई है, प्रॉपर आंसर दिया हुआ है कि कैसे उसने अपने हस्बैंड की मदद करी थी to come back to good health. What does the statement she became her husband's legs and eyes mean? अब यहाँ पर ना बच्चों आप लोग कॉपी नहीं कर सकते. Legs and eyes mean का मतलब हो गया कि उसके हस्बैंड का सपोर्ट सिस्टम बन गई. क्या बन गई? सपोर्ट सिस्टम बन गई. तो एक बार गो थ्रू द पैराग्राफ्स और एक बार देखो कि कुछ ऐसा है कि जहाँ पर हमें पता लग रहा है कि उसने अपने हस्बैंड का सपोर्ट सिस्टम बनी, यानी उसने अपने हस्बैंड की हेल्प करी. अब देखो पैराग्राफ में कि कहीं पे कुछ हेल्प के बारे में लिखा हुआ है. हाँ ये देखो, शी वेंट डाउन इनटू माइंस, उसने अपने हस्बैंड का काम किया. शी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द कंट्री ब्रिंगिंग गुडविल, रीअश्योरेंस एंड हेल्प टू पुअर विदाउट फूड एंड जॉब. बिकॉज उनके हस्बैंड जब थे वो पैरालाइज हो गए थे या पोलियो से इफेक्ट हो गए थे, तो उसके बाद वो हर जगह घूमी, यानी उनकी लेग्स बनी. उन्होंने उनके लिए ट्रैवल किया पूरा वर्ल्ड, तो यानी यहाँ पर हमें लेग्स का पॉइंट मिल गया. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 वो अमेरिकन सोल्जर्स के पास गई एंड उसके बाद उन्होंने अमेरिकन लोगों के साथ टच में रही. उनकी आईज बन के, उनके वॉइस बन के उन्होंने माई डे नाम का एक ब्रॉडकास्ट शुरू किया जिससे वो लोगों से बात करती थी. तो आ जाओ देखो यहाँ पर ये सपोर्ट आइज कैसे बन सकती हैं. विद हर डिसेबल्ड हस्बैंड फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट टुक प्रोफाउंड इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द नेशन. उन्होंने ध्यान रखा, उन्हें नेशन के अफेयर बताना, उन्हें प्रिजन्स में लेके जाना, हॉस्पिटल में लेके जाना, माइन में, स्कैफोल्डिंग्स में, फैक्ट्रीज में. और उसके बाद उन्होंने अपना एक चैनल भी शुरू किया था, माई डे टू टॉक टू पीपल. और इन सब तरीके से उन्होंने अपने हस्बैंड को हेल्प करा, एक कंट्री को उनकी लेग्स और आईज बन के अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करके, ठीक है, और बाय टेलिंग हिम अबाउट थिंग्स. और वो टेलिंग हिम अबाउट थिंग्स हमें पता है कि उन्होंने कैसे कैसे बताया कि कंट्री में क्या चल रहा है. चैनल स्टार्ट करा, लोगों से बात करी, सोल्जर्स से मिला, ये सारी चीज़ें उन्होंने करी. तो आप लोगों को सिर्फ वर्ड उठाना है, वर्ड के अकॉर्डिंग पैराग्राफ में जाना है, ढूंढना है वहाँ पर उस पैराग्राफ के बारे में क्या बात की जा रही है, और उसके बाद उसे आप लोग अपने आंसर के अंदर डाल सकते हो और देख सकते हो कि आपको आंसर को कैसे बनाना है. व्हाट वाज हर स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द डिप्रेशन. अब डिप्रेशन आया था उस समय पे उन्होंने कैसे हेल्प करी. अच्छा यहाँ पे देखो डिप्रेशन वर्ड आ रहा है, पैराग्राफ में आ जाओ और ढूंढो कि वहाँ पर डिप्रेशन वर्ड कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है. ये देखो, ड्यूरिंग द डिप्रेशन, डायरेक्ट आंसर ही मिल गया. ड्यूरिंग द डिप्रेशन शी ट्रैवल्ड ओवर द कंट्री ब्रिंगिंग गुडविल, रीअश्योरेंस एंड हेल्प टू पुअर विदाउट फूड एंड जॉब. क्लियर लाइन उसमें दिखी हुई है. डिप्रेशन के टाइम पे वो कंट्री से कंट्री ट्रैवल कर रही थी और लोगों को फूड एंड जॉब देने में उनकी मदद कर रही थी. ड्यूरिंग डिप्रेशन शी ट्रैवल्ड ऑल थ्रू द कंट्री हेल्पिंग दोज हु वर विदाउट जॉब्स एंड फूड एंड दस ब्रॉट गुडविल एंड रीअश्योरेंस. और यहीं पे वो उनके लिए गुडविल और रीअश्योरेंस आ रही थी, ठीक है. तो इस तरीके से वो उनके लिए गुडविल और बहुत सारी विशेष लेकर, रीअश्योरेंस लेकर, खाने और जॉब के साथ उन्होंने लोगों को प्रोत्साहन दिलाया कि सब कुछ मैं तुम लोगों के लिए ठीक करवा कर रहूंगी. आई विल डू एवरीथिंग, आई विल नॉर्मलाइज एवरीथिंग फॉर यू, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट. हाउ वुड डिड शी मोटिवेट द सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. देखो यहाँ पर आपके पास कीवर्ड क्या है, वर्ल्ड वॉर 2. तो आ जाओ अपने पैराग्राफ में पीछे और देखो वर्ल्ड वॉर 2 की बात कहाँ की जा रही है. वर्ल्ड वॉर 2 की बात डायरेक्टली यहाँ हो रही है. During World War II, she visited American soldiers in a camp all over the world. यानी World War II के दौरान वो वर्ल्ड के सारे जगहों में घूमी और वहीं से वो कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में आज से पहले ऐसी कोई लेडी नहीं देखी गई थी. और ये बताया था कि उन लोगों ने यहाँ लोगों के पास जाकर उन्हें इनकरेज किया था, है ना. तो आ जाओ वापस इस क्वेश्चन के ऊपर. She visited the American soldiers in camp all over the world. वहाँ से उन्हें मोटिवेशन मिली जब उन्होंने पहली फर्स्ट लेडी को अपने साथ देखा. तो आप लोग यहाँ पर अपने माइंड का यूज़ करेंगे और एक आधी लाइन को और यहाँ ऐड करने की कोशिश करेंगे. लेकिन इस तरीके से आप लोग अपने पैराग्राफ में से क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं. आपको हर एक क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ को रिपीट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बस क्वेश्चन का मतलब समझो वो क्या कह रहा है. देखो मेरे हिसाब से ना 2 अप्रोचेस चलती हैं. या तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर पैराग्राफ पढ़ लो, या आपको लगता है कि आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना है और अगर आपको लगता है कि आपकी रिटेनिंग पावर अच्छी है, लाइक इफ यू बिलीव कि आपका रिटेनिंग पावर स्ट्रांग है, विच मींस आप रिमेंबर कर सकते हो, याद रख सकते हो, दैट व्हाट पॉइंट्स आर टोल्ड टू यू, उसमें कहाँ पे क्या क्या लिखा था, देन गो अहेड विद द पैराग्राफ फर्स्ट. बिकॉज उस केस में आपको पता है कि अच्छा वर्ल्ड वॉर 2 याद था, पीछे जाओ वर्ल्ड वॉर 2 की लाइन पढ़ो, आंसर मिल गया, लिख दो. या अगर आपको लगता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर पैराग्राफ पढ़ना है, तो यू कैन गो विद दैट एज वेल.
What did she do for the first time for a first lady? उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहली बारी ऐसा क्या किया था जो फर्स्ट लेडी ने कभी किया हो. तो फर्स्ट टाइम एज अ फर्स्ट लेडी, पैराग्राफ में आ जाओ, यानी स्टार्टिंग के अंदर तो नहीं मिलेगा, इसका आंसर कहीं लास्ट में ही मिलेगा. यहाँ पे देखो, रूजवेल्ट ऑल्सो केप्ट इन टच विद द अमेरिकन, ये रहा फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ फर्स्ट लेडी. ये रहा, क्या देख लो क्या किया था यहाँ से, है ना. शी ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो एंड डिलीवर्ड लेक्चर्स एंड टॉक टू द अमेरिकन पीपल विद द हेल्प ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर कॉल्ड माय डे. यानी ये पूरे पैराग्राफ में से हमारा आंसर हमें मिल रहा है. तो ये क्वेश्चन देखो, शी ब्रॉडकास्ट द रेडियो एंड डिलीवर्ड ऑल फॉर द फर्स्ट लेडी. उसके अलावा ऐसे भी लिख सकते हो, शी ऑल्सो started to talk to people through a newspaper column that was my day. तो इस तरीके से आप लोगों को लगता है कि अच्छा और भी पॉइंट है तो आप लोग डाल सकते हो. व्हाट साइड ऑफ हर पर्सनालिटी इज रिफ्लेक्टेड इन दिस पैसेज. अब यहाँ पे आ गया उनके कैरेक्टर के बारे में हमें क्या पता लगता है. देखो यहाँ पर ना उनके कैरेक्टर के लिए प्रॉपर वर्ड्स हमें दिए हुए हैं. ये रहा, Eleanor Roosevelt was a remarkable woman who had great intelligence, tremendous strength of character. She never let the things get her down. मिल गया आंसर. ठीक है, यहीं से यहीं तक आंसर मिल गया कि वो एक रिमार्केबल वुमेन थी, इंटेलिजेंट थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी उनके अंदर, उन्होंने किसी भी चीज़ के आगे कभी भी हार नहीं मानी. ये देखो इस क्वेश्चन में ये यही पूछ रहा है ना. ये पैसेज जो है वो उनकी इंटेलिजेंस, उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उनकी अफेक्शन फॉर हर चिल्ड्रन, डेडिकेशन फॉर हर डिसेबल्ड हस्बैंड, उनकी बीइंग सगेशियस इनफ टू फील द पल्स ऑफ द कंट्री मैन, की उनमें इतनी दया थी कि वो अपने लोगों को समझ पा रही थी, वो सब हमने देखा है. बिसाइड्स द अमेरिकन सोल्जर्स स्टेशन्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. यानी यहाँ पर हम इनके बारे में एक खुद का बनाया हुआ एक पैराफ्रेज आंसर लिखेंगे, बिकॉज हर जगह पे बच्चों हम लोगों को क्वेश्चंस ऐसे नहीं देने वाले हैं वो लोग जिसमें हम लोगों को आंसर बुक में से ही निकालना है. हाँ, वहाँ से हमने इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, प्रोफाउंड अफेक्शन फॉर हर चिल्ड्रन जैसे वर्ड्स निकाले. पूरे पैराग्राफ को पढ़ के मैं क्या पता लगा कि उन्होंने अपने बच्चे का, उनको बच्चा गया, शी फेल्ट बैड अबाउट इट, बट उन्होंने उस चीज़ को ओवरकम किया. सेकेंड, उनके हस्बैंड बीमार हो गए, उन्होंने उनकी हेल्प करी. शी वॉज वेरी गुड, शी वॉज अ पैट्रियोटिक पर्सन, उन्होंने अपने देश के लिए काम किया. ठीक है, शी वॉज अ इंटेलिजेंट लेडी, शी हैड ट्रेमेंडसली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, शी नेवर लेट हर थिंग्स डाउन. और उसने अमेरिकन सोल्जर्स को मिले. हमने जितने भी आंसर्स को अभी तक लिखा, क्लब देम ऑल, उन सब को यहाँ पर आपने क्लब कर दिया साथ में. यानी क्लब देम ऑल का मतलब हो गया कि आपने सबको मिक्स करके एक आंसर बनाया. समझ में आ गया बच्चों. इसी के साथ इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा सकते हैं आपके अनसीन पैसेज में. देयर इज अ प्रैक्टिस शीट ऑफ अनसीन पैसेज, यूज द ट्रिक्स गिवन जो मैंने बताई हैं, ट्राई सॉल्विंग देम. स्टिल इन केस अगर आपको किसी भी इन क्वेश्चंस में से, या आप जब खुद सॉल्व करेंगे तो उनमें से किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज डू मेंशन, विल ट्राई टू क्लियर इट आउट. इसी के साथ बच्चों हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ. तब तक बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो. बाय बाय एवरीवन.